चाइनीज आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में करीबन 2 मिलियन सैनिक भर्ती हैं और ये 5 थिएटर कमांड में विभाजित हैं। यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि पीएलए का कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के हेड के हाथ में है। आज ये कंट्रोल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ में है। पीएलए आर्मी यानी चाइनीज आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कि पार्टी के प्रति वफादार है, ना तो ये चीन की जनता के लिए और ना ही ये चीन के लिए वफादार है। जब हमारे देश भारत में सेना में सैनिक भर्ती होते हैं तो वे भारत देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए शपथ लेते हैं, लेकिन चीन की पीएलए आर्मी के सैनिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए शपथ लेते हैं। चीन में जब तियाननमेन स्क्वायर पर चीनी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पीएलए सेना ने 10,000 लोगों को टैंकों के नीचे कुचलकर मार डाला। ये चीन की आम जनता थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पीएलए में सैनिकों की भर्ती के दौरान काफ़ी कमियां रहती हैं। चीन में चूंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा था तो सरकार की वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत चीन में अच्छी खासी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई। आर्थिक संपन्नता के कारण आम व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। अब चीनी सरकार ने ये नियम बनाया कि 18 से 24 साल की उम्र के व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे आर्मी में 2 साल के लिए अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस कारण पीएलए यानी चाइनीज आर्मी में कुल सेना का लगभग 20% सैनिक वो सैनिक होता है जो अपनी 2 साल की कंपल्सरी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यानी ये 20% सेना का हिस्सा टेम्परेरी सैनिकों की भर्ती से बना होता है। आम लोगों में सेना में भर्ती होने का इंटरेस्ट ना होने के कारण चीनी सरकार ने सेना में भर्ती होने के लिए जो फिटनेस क्राइटेरिया है उसे काफ़ी कम कर दिया है, जो और देशों के सैनिकों के फिटनेस क्राइटेरिया के मुकाबले काफ़ी कम है। चीनी सेना में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 3 इंच ही काफ़ी है। तो वेट के क्राइटेरिया में सैनिक स्टैंडर्ड वेट से थोड़ा अंडर या ओवर वेट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट की आईसाइट भी थोड़ी सी वीक है तब भी उसे सेना में भर्ती कर लिया जाता है। इन सभी रिलैक्सेशन के बावजूद भी चीनी सेना में पढ़े लिखे सैनिकों की कमी है। ज़्यादातर सैनिक कम पढ़े लिखे हैं और वो अर्बन एरिया की जगह रूरल एरिया से आते हैं। चीनी सेना यानी पीएलए को चूंकि 2 साल के लिए प्रत्येक नागरिक को ज्वाइन करना आवश्यक है, अतः हर साल सितंबर मास में ये 2 साल का पीरियड समाप्त होता है और चीनी सेना के 20% टेम्परेरी सैनिकों का बहुत बड़ा भाग सेना से निकल जाता है। सितंबर में नए लोगों की भर्ती के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है जो 9 महीने तक चलती है। फिजिकल फिटनेस के बाद वेपन चलाने की ट्रेनिंग और फिर बैटल फील्ड ट्रेनिंग होती है। अतः नए सैनिक मई के महीने तक लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। सितंबर से मई के महीने तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमजोर रहती है। जून से सितंबर तक पब्लिक लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहती है। उदाहरणतः डोकलाम या गलवान वैली या कोई भी झड़प ज़्यादातर जून से सितंबर के महीने के बीच हुई है।
ये समय अन्य देशों के वार पॉलिसी प्लानर के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। चाइनीज आर्मी की ट्रेनिंग काफ़ी कमज़ोर होती है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वॉर एक्सपीरियंस ना के बराबर होता है, और अगर आर्मी ट्रेनिंग होती भी है तो वो बहुत कमज़ोर होती है। इसका मुख्य कारण है कि चीन को कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, जबकि अन्य देशों में डेमोक्रेटिक रूल है। अतः चीन की सरकार सोचती है कि अगर उनके सैनिक दूसरे देश के सैनिकों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी अन्य देशों के सैनिकों जैसी सुविधाओं की डिमांड शुरू कर देंगे। चीनी सेना अपने अंदर ही 2 डिवीज़न बना लेती है। रेड डिवीज़न चाइना को और ब्लू डिवीज़न अमेरिका को रिप्रेजेंट करता था, और वो लोग इस तरह वार प्रैक्टिस करते थे। पहले तो ये भी नियम था कि रेड डिवीज़न जो चीन को रिप्रेजेंट करता है वही जीतेगा, परंतु अब इस नियम में सुधार किया गया है और फेयर वॉर प्रैक्टिस की जाती है। PLA यानी चाइनीज आर्मी की युद्ध नीति असासिनस मेज पर आधारित है, यानी धोखेबाजी का युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, ना कि वीरतापूर्वक पराक्रम से किया गया युद्ध। इसका उदाहरण गलवान वैली में हुआ युद्ध है, जिसमें चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर डंडों में फेंसिंग वायर लपेटकर हमला करते हैं। चीनी सेना धोखेबाजी से युद्ध जीतने में विश्वास रखती है। चीनी सेना में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वियतनाम से युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने चीनी सेना की फंडिंग बहुत कम कर दी और सैनिकों को छूट दे दी कि वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस भी कर सकते हैं। अतः पाकिस्तान सेना की तरह चीनी सैनिक भी अन्य व्यापारिक एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो खेती हो या होटल या कंपनी चलाना। अतः चीनी सेना एक हाईली करप्टेड आर्मी है। चीनी सैनिकों की पर्सनल लाइफ काफ़ी खराब है। 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा रही है। अतः जनसंख्या में लिंग अनुपात का रेशो बहुत खराब है। करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा चीनी लड़कों को शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी। चीनी सैनिक 25 साल तक की उम्र तक शादी नहीं कर सकता, और वो पति पत्नी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक आर्मी में उनकी 10 से 12 साल तक की सर्विस पूरी ना हो। चीनी सेना में करप्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण आर्मी क्वार्टर्स की कमी है, क्योंकि ज़्यादातर आर्मी क्वार्टर्स को किराए पर दे देते हैं। 2 साल के सेवा काल के दौरान कुल 45 दिन की छुट्टियां ही मिलती हैं, जिस कारण सैनिकों में मेंटल टेंशन बढ़ जाती है। इन सब के चलते डिवोर्स केस बढ़ जाते हैं। इन डिवोर्स केस में कमी लाने के लिए चाइनीज सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि चाइनीज सैनिकों को उनकी वाइफ डिवोर्स नहीं दे सकती। चीन में आदमी डिवोर्स दे सकता है, परंतु औरत डिवोर्स नहीं दे सकती। इन सभी व्यक्तिगत कारणों के चलते आम लड़कों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चीनी सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे तिब्बत, लद्दाख आदि में डिप्लॉय करते समय उन्हें ऑक्सीजन इनरिच्ड बैरक दिए जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण आम आदमी को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। चीनी सरकार अपने सैनिकों को जो सुविधा देती है वही उनकी कमजोरी बन जाती है। इसकी तुलना में भारत जैसे देशों में हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सैनिक नॉर्मली स्वयं को एडजस्ट करते हैं, अतः वे लड़ने में सक्षम होते हैं। ये सभी कमियां चीनी सेना पब्लिक लिबरेशन आर्मी को एक कमज़ोर सेना बनाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।